गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शॉर्ट सिग्नेचर और फुल सिग्नेचर, जिसे हम लघु सिग्नेचर भी कहते हैं और पूर्ण हस्ताक्षर भी कहते हैं। जो आज के हमारे वीडियो का टाइटल है, नोटरी एंड सिग्नेचर, लीगल सिग्निफाई ऑफ शॉर्ट एंड फुल सिग्नेचर, मतलब लघु और पूर्ण हस्ताक्षर के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे, नोटरी से रिलेटेड। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे नोटरी एक्ट 1952, नोटरी नियम 1956, एविडेंस एक्ट और भारतीय दंड संहिता, जिसे भारतीय न्याय संहिता 2023 भी कहा जाता है। हमारे एक व्यूवर्स हैं श्री डी.के. शर्मा वकील साहब, गंगानगर राजस्थान के। उनके द्वारा ये सवाल पूछा गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर हमारे मन में पैदा होता है। तो इसको मैं वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपको शॉर्ट में एक जानकारी देना चाहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति दस्खत बनाता है, जिस भी प्रकार से बनाता है, फॉर एग्जाम्पल हम एक ले लेते हैं, राहुल कुमार है जैसे, तो या तो वो आर के लिखते हैं या आर लिख के और लाइन खींच के घुमा देते हैं आगे, या नीचे लाइन और खींच देते हैं, जैसे कि संभवतः आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये स्क्रीन में मैंने बनाए हैं। हाँ, दिखाई दे रहा है, मुझे तो दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा है। तो ये जो दस्खत दिखाई दे रहा है, राहुल कुमार उल्टा दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन दिखाई दे रहा है। तो ये जो दो दस्खत आप देख रहे हैं, एक ये दस्खत और ये दस्खत और एक ये दस्खत, अब ये जो तीनों दस्खत हैं, तो ये व्यक्ति एक काल्पनिक नाम है, जो उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो तीनों दस्खत हैं, इसमें से वो तीनों दस्खतों में से कौन से दस्खत सभी जगह करता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यदि कोई व्यक्ति 25 जगह दस्खत करता है और 25 ही जगह अलग अलग करता है, तो ये तो सर जाहिर सी बात है कि उसके एक दस्खत की तो पहचान ही नहीं हो पाएगी कि उसका असल दस्खत कौन सा है। तो ये तो बड़ा गंभीर मुद्दा और प्रश्न पैदा हो जाएगा, खासतौर से नोटरी एडवोकेट्स के लिए। उनके दस्खत तो एक ही दस्खत होना चाहिए, चाहे वो अधिकारी हो राजपत्रित, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, या वकील साहब हो, या कोई भी आम व्यक्ति हो, ये सभी के ऊपर लागू होती है। तो मैंने इसकी एक लिस्ट तैयार की है सर। जिन जगहों पे व्यक्ति दस्खत करता है, अगर वो सभी जगह इसी प्रकार के दस्खत करता है, तो ये माना जाएगा कि वो दस्खत उसी के हैं। तो आइए सर, हम पहले शार्ट में आपको वो लिस्ट बता देता हूँ, जब संभावित जगहों पर व्यक्ति को दस्खत करने की आवश्यकता पड़ती है और वो दस्खत करता है। और हर व्यक्ति के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि जो लिस्ट में मैंने तैयार की है, तो व्यक्ति उसमें बताए गए सूची अनुसार सभी जगह वो दस्तखत करेगा। हर व्यक्ति उसमें से किन्हीं किन्हीं जगहों पर दस्तखत जरूर करता है। तो मैं उन लिस्ट को पहले आपको पढ़ के बता देता हूं और शॉर्ट में इसके बारे में आपको जानकारी भी दे दूंगा। तो आइए सर, हम वो लिस्ट देखते हैं जो मैंने आपके लिए तैयार की है, संभावनाओं के आधार पर कि एक व्यक्ति को कहां कहां दस्तखत करने की आवश्यकता पड़ सकती है उसके जीवन में। कंप्यूटर स्क्रीन पर ये मैं जो ई बुक मैंने तैयार की है, उसी के अंदर से मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। बाद में इस ई बुक का मैं परिचय भी आपको करा दूंगा। तो इसमें आप देख रहे हैं सर कि हस्ताक्षर, जो दस्तखत भी जिसे कहते हैं, कई प्रकार के दस्तावेज और कार्यों पर किए जाते हैं। निम्नलिखित प्रमुख स्थान है जहां पर व्यक्ति अपने हस्ताक्षर कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कहां कहां दस्तखत कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वो सभी जगह करे, लेकिन नंबर 1 में मैंने तैयार किया है सर, कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर, जैसे कि वसीयत, समझौता और प्राधिकरण पत्र, शपथ पत्र, मुकदमा जो अदालत में विचाराधीन होता है, उन जगहों पर व्यक्ति को दस्तखत की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या वो सभी जगह एक ही प्रकार के दस्तखत करता है? वित्तीय दस्तावेजों में हस्ताक्षर में बैंक में चेक में, बैंक खाता खोलने के फॉर्म पर और लोन के दस्तावेज पर। इसी प्रकार से सरकारी दस्तावेजों में आता है पासपोर्ट के आवेदन पर, आधार कार्ड पर, वोटर कार्ड पर, रजिस्ट्रेशन दस्तावेज पर, जैसे जमीन मकान प्लाट की हम बिक्री करते हैं। व्यक्तिगत दस्तावेजों पर हस्ताक्षर, जैसे कि शादी प्रमाण पत्र, प्रसव प्रमाण पत्र, कॉलेज प्रमाण पत्र। और 5वें नंबर पे व्यापारिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर में व्यापार अनुबंध पत्र, व्यापारिक लेन देन के प्रमाण पत्र में, इनवाइस पे, वाणिज्यिक लेन देन में वो किस प्रकार के दस्तखत करता है। स्वीकृति और अनुमति दस्तावेजों में आता है अनुशासनात्मक दस्तावेज, स्वीकृति पत्र, चिकित्सा प्रक्रिया के दौरान जो किए जाते हैं उन पे वो किस प्रकार के दस्तखत करता है। शैक्षिक दस्तावेजों में प्रवेश पत्र, शिक्षा कर्मचारी अनुबंध, इन सब पे वो किस प्रकार के दस्तखत करता है। इनकी पूरी डिटेल सर ये ई बुक में मैंने लिख रखी है, लेकिन मैं आपको वो मुख्य पॉइंट पढ़ के बता रहा हूँ, वरना वीडियो सर काफी लंबा हो जाता है। चिकित्सा दस्तावेज, चिकित्सा रिपोर्ट, स्वास्थ्य अनुमति, संपत्ति और रियल एस्टेट के दस्तावेजों में, जैसे कि संपत्ति बिक्री, पट्टा समझौता, इसमें वो किस प्रकार के दस्तखत करता है।
सामाजिक सुरक्षा और कंपनी के दस्तावेज, इसमें किस प्रकार के दस्तखत करता है। तो कुल 10 प्रकार के संभावित दस्तावेज मैंने तैयार किए हैं। इसमें हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अलग अलग दस्तखत करता है। जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति को ये जो 10-12 मैंने डिटेल बताई है इन्हीं जगह दस्तखत करे, लेकिन हर व्यक्ति संभव है कि इनमें से कई जगह वो दस्तखत करता है। तो वो जो सर तो दस्तखत बनाता है वही दस्तखत उसके ओरिजिनल और सही दस्तखत माने जाएंगे, चाहे वो पूर्ण रूप से लिखता हो या शॉर्ट में लिखता हो या किसी भी प्रकार से लिखता हो। लेकिन उसके एक दस्तखत जरूर होंगे जो वो प्रारंभता अपने जीवन की जो उसने शुरुआत की है, जैसे ही उसने होश संभाला, हर व्यक्ति जैसे ही जीवन का होश संभालता है, संभवतः 8वीं 9वीं 7वीं 8वीं से ही व्यक्ति और बच्चे के मन में ये एक सवाल उठता है कि मैं अपने दस्तखत कैसे बनाऊंगा। 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं के बाद से ही बच्चा 9वीं क्लास में आता है, 10वीं क्लास में आता है, तो वो अपने एक सिग्नेचर तैयार कर लेता है। और हर व्यक्ति अपने जीवन में एक दस्तखत तैयार कर ही लेता है। जो भी अध्ययन से जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि अनपढ़ लोग भी उनके दस्तखत एक तरीके से लिख लेते हैं। जैसे कि किसी का नाम है जो है कि राहुल, तो वो अनपढ़ व्यक्ति भी है और उसने भी अगर दस्तखत करना सीखे हैं तो राहुल करके हिंदी में लिखता है। मैंने कई लोगों को, अनपढ़ों को भी इस तरीके से दस्तखत करते देखा है। जो अंगूठा लगाते हैं वो तो अंगूठा लगाते ही हैं। तो हालांकि हर व्यक्ति अपने एक दस्तखत तैयार करता है और वो जो दस्तखत रहते हैं वही उसके दस्तखत माने जाते हैं। और अगर व्यक्ति 25 जगह 25 तरीके के दस्तखत करता है तो सर उसके दस्तखत की पहचान भी मुश्किल है, और वो तो बड़ा ही एक असंभव कार्य हो गया। और जिसे कहना चाहिए कि वो तो एक जिसको क्या कह सकते हैं सर कि भला ऐसा कोई व्यक्ति कर भी नहीं सकता। हर व्यक्ति अपने सिग्नेचर ही बनाता है। खास तौर से नोटरी, एडवोकेट, वकील साहब हुए, आपने देखा होगा जितने भी आईएएस अफसर हैं और जितने भी राजपत्रित अधिकारी हैं, तो वो अपने दस्तावेज पे भले ही उनका नाम ना लिखें, लेकिन उनके एक तैयार किए हुए दस्तखत होते हैं। पूरे दस्तखत वो कंप्लीट रूप से दस्तावेज पर करते हैं। और आप पाएंगे कि उन जो जो भी आईएएस ऑफिसर्स हैं और तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार महोदय हैं या थाना प्रभारी महोदय हैं या बैंक के मैनेजर साहब हैं, आप पाएंगे कॉलेज के प्रोफेसर हैं, आप पाएंगे कि उनके दस्तखत सभी जगह एक समान पाए जाएंगे, क्योंकि वो 25 तरीके के दस्तखत सर कर ही नहीं सकते। अगर वो 25 तरीके के दस्तखत करेंगे तो ये तो एक बहुत तरीके का जो है कि डिसिप्लिन के विरुद्ध कार्य हो जाएगा सर। उनके आप एक ही दस्तखत पाएंगे। तो इसी प्रकार से हर व्यक्ति के एक दस्तखत होते हैं। जो मैंने एक संभावित जो जगह बताई है, इन जगहों पे व्यक्ति दस्तखत करता है। अब इन दस्तखतों को करने के बाद इनसे ये चीज तो आपको स्पष्ट हो गई सर कि एक ही दस्तखत होंगे व्यक्ति के। चाहे अगर वो शॉर्ट में भी करता है तो सब जगह एक ही शॉर्ट में होंगे, अगर वो फुल दस्तखत भी करता है तो सब जगह फुल ही होंगे, तो उसी को वैध रूप से माना जाएगा। अब मैं इसमें कुछ कानूनी पहलू भी हैं जो मैंने इसी ई बुक में तैयार किए हैं। आइए मैं आप पे उनकी नजर प्रकाश भी आपको डाल देता हूं ताकि आपकी पूरी स्थिति उसमें क्लियर हो जाए। कि सर आप देख रहे हैं ये ई बुक को प्रारंभ करने से पहले ही मैंने एक महत्वपूर्ण नोट लगाई है। इसमें महत्वपूर्ण नोट, ई बुक प्रारंभ करने से पहले अधिकांश लोग अपने हस्ताक्षर में पूरा नाम नहीं लिखते हैं, बल्कि एक व्यक्तिगत और विशिष्ट हस्ताक्षर सिग्नेचर बनाते हैं जो केवल उनके लिए पहचान का प्रतीक होता है। ऐसे हस्ताक्षर को पूर्ण हस्ताक्षर माना जाता है, भले ही वह पूरा नाम ना हो, क्योंकि वह व्यक्ति की पूरी पहचान और स्वीकृति को प्रमाणित करता है। इसके संबंध में कुछ कानूनी स्थिति है, जैसे कि नंबर 1 है हस्ताक्षर की पहचान। भारतीय कानून में हस्ताक्षर का मतलब केवल व्यक्ति के द्वारा किया गया ऐसा चिन्ह है जो उस व्यक्ति की पहचान को दर्शाता है और किसी दस्तावेज पर उसकी स्वीकृति और सहमति को प्रमाणित करता है। यदि किसी व्यक्ति ने एक विशिष्ट हस्ताक्षर, जैसे कि केवल आर के यादव या राजेश आदि बना रखा है, मतलब उसने आर के यादव या राजेश, जैसे कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको राहुल कुमार का एक उदाहरण देके बताया था, तो आर के यादव या राजेश आदि बना रखा है और वही हस्ताक्षर वह नियमित रूप से करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात सर आप इसमें ध्यान देना, नियमित रूप से करता है। नियमित रूप से जब करेगा तो मैंने जो 10 तरीके बताए, जो उन 10 तरीकों में भी कम से कम एक पेरा में कम से कम 8-8 जगह मैंने बताई है, उन सब जगह वो एक ही सिग्नेचर करता है नियमित रूप से। जहां भी उसको उन 10 जगहों में आवश्यकता पड़ती है या उससे हटके भी जगहें हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि जो मैंने बता दी, तो सभी जगह नियमित रूप से एक ही दस्तखत करता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है सर इसमें। और वही हस्ताक्षर वह नियमित रूप से करता है तो यह पूर्ण हस्ताक्षर के रूप में माना जाएगा, भले ही वह पूरा नाम ना हो। भले ही वो आर के यादव पूरा नाम ना लिखे या राजेश नाम ना लिखे या राहुल कुमार नाम ना लिखे, लेकिन वो जो सिग्नेचर एक उसके हैं वो नियमित रूप से हर जगह वही सिग्नेचर करता है, तो ये माना जाएगा कि वो सिग्नेचर उसके पूर्ण हस्ताक्षर हैं और उसको विधि अनुसार पूर्ण हस्ताक्षर माना जाएगा। चाहे वो नोटरी वकील साहब के दस्तखत हो,
चाहे वो सरकारी कर्मचारी के हों या XYZ, कोई भी हो सकता हो, एनी पर्सन कोई भी हो सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुछ इसके बारे में बताया गया है कि जैसे धारा 67 में बताया गया है कि यदि किसी दस्तावेज पर किसी व्यक्ति का हस्ताक्षर है तो यह साबित करना होगा कि वह हस्ताक्षर उसी व्यक्ति का है। धारा 3 में यह कहा गया है एविडेंस एक्ट की, हस्ताक्षर के रूप में व्यक्ति की पहचान का कोई भी चिन्ह जो व्यक्ति ने अपने नाम से चुना हो वैध होता है। मतलब इसमें दस्तावेज की डेफिनेशंस में बताया गया, स्पेशल हस्ताक्षर शब्द तो इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन वो चिन्ह रेखांकन या करेगा इस तरीके से इसमें उपयोग हुआ है इसमें एविडेंस एक्ट में। तो वो जो एक पहचान बनाता है तो उसको चिन्ह को व्यक्ति ने अपने वेद नाम से चुना है तो वो वेद होता है। हस्ताक्षर के रूप में व्यक्ति की पहचान का कोई भी चिन्ह जो व्यक्ति ने अपने नाम से चुना है वेद होता है। धारा 67 में यह भी बताया है कि यदि किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर के रूप में कोई चिन्ह या प्रतीक है तो उसे उस व्यक्ति के हस्ताक्षर के रूप में प्रमाणित किया जा सकता है, बशर्ते कि वह उस व्यक्ति द्वारा नियमित रूप से उपयोग किया जाता हो। एविडेंस एक्ट आपने जैसे देखा है धारा 68 में भी उसमें बताया है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की है, कि यदि किसी दस्तावेज को गवाहों से प्रमाणित करना आवश्यक है तो उसे जब तक साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जाएगा जब तक आप उसको गवाहों से प्रमाणित नहीं कर देते हैं। लेकिन इसमें यह भी बताया गया है कि विल को छोड़कर, मतलब विल के लिए तो नेसेसरी है, वसीयत के लिए तो, कि वो दो गवाह जो हैं उनके दस्तखत, वसीयतकर्ता के दस्तखत सभी प्रमाणित करेंगे। और यदि उसमें अदालत में किसी भी प्रकार का मुकदमा होता है तो कोर्ट में जज साहब के सामने गवाह देंगे कि ये हमारे ही दस्तखत हैं और ये हमारे समक्ष वसीयतकर्ता ने दस्तखत किए थे और इसके अंदर जो लिखा है वसीयतकर्ता की अंतिम इच्छा थी। ऐसे और भी कई दस्तावेज हो सकते हैं। वसीयत का तो सर मैंने आपको एक उदाहरण बता दिया, चूंकि नोटरी एडवोकेट्स को वसीयत भी करने के राइट्स है, इसलिए मैंने वसीयत का उदाहरण लेके आपको बताया ताकि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है सिग्नेचर्स की। तो इसमें यह बताया है कि धारा 67 में यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर के रूप में कोई चिन्ह या प्रतीक है तो उसे उस व्यक्ति के हस्ताक्षर के रूप में प्रमाणित किया जा सकता है, बशर्ते उस व्यक्ति द्वारा नियमित रूप से उपयोग किया जाने वाला हो। वसीयत और अन्य कानूनी प्रावधान में सर भारतीय वसीयत जो है, भारतीय इंडियन सक्सेशन एक्ट, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 59 और 63, जिसमें बालिग होने का प्रावधान है 59 में कि वसीयतकर्ता बालिग होना चाहिए, और 63 में उसके दस्तखत और अन्य चीजों के बारे में बताया। मैंने पिछले के वीडियो बनाया उसमें इस बारे में काफी जिक्र किया मैंने, मैं इसमें बता दूं जो इसमें शॉर्ट में, कि वसीयत को वैध बनाने के लिए व्यक्ति का हस्ताक्षर आवश्यक है। यह हस्ताक्षर पूर्ण रूप से पहचानने योग्य होना चाहिए, मतलब चिरापटे या आड़ी टेढ़ी लाइन या सिर्फ एक गोला बना दिया, मतलब पता ही ना लगे कि ये क्या है और वो उसने जीवन में पहली बार ही वहां पे बनाया है, जबकि ऐसा नहीं है। उसे नियमित रूप से उसे उसी प्रकार के दस्तखत करते चले आना चाहिए और फ्यूचर में भी वो उसी प्रकार के दस्तखत करते चला जाता है। तो एक उसका नियमित रूप से दस्तखत के रूप में अगर वो दस्तखत बनाता है तो उसको वैध दस्तखत बताए गए हैं। यह हस्ताक्षर पूर्ण रूप से पहचानने योग्य होना चाहिए और यह व्यक्ति की स्वीकृति और अंतिम इच्छा को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने हस्ताक्षर में केवल एक संक्षिप्त रूप से, जैसे RK यादव एक काल्पनिक नाम है, का उपयोग करता है और यह हस्ताक्षर उस व्यक्ति के लिए विशिष्ट है तो यह पूरी तरह से वैध माना जाएगा, क्योंकि यह व्यक्ति की पहचान और उसकी स्वीकृति को दर्शाता है। मतलब वो अब RK यादव लिखता है तो हर जगह ही RK यादव लिखता है नियमित रूप से, या आर लिख के लाइन खींच के आगे बढ़ा देता है और उसके नीचे लाइन खींच देता है इस तरीके से, तो भी वो मगर नियमित रूप से सभी जगह ये करता है तो वैध है। ऐसा नहीं है कि एक जगह RK यादव लिख दिया, एक जगह R लिख के गोला बना दिया, एक जगह R लिख के लाइन खींच दी, एक जगह सिर्फ R लिख दिया, कहीं RK लिख दिया और कहीं राम कुमार यादव लिख दिया पूरा नाम इस तरीके से या इस तरीके से, तो वो सर्व नियमित रूप से नहीं है, तो वो वैध हस्ताक्षर नहीं माने जाएंगे। उसका कोई एक वैध हस्ताक्षर होगा जो नियमित रूप से किया जाता है, जो मैंने 10 जगह बताई है, तो उसको वैध माना जाएगा। आगे चलते हैं सर हम इसमें। इसमें सर जो आगे बताया है कानूनी दृष्टिकोण से, पूर्ण हस्ताक्षर का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति को अपना पूरा नाम लिखना ही होगा। अगर व्यक्ति ने एक विशिष्ट हस्ताक्षर बनाया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था वीडियो के प्रारंभ में, बनाया है तो उसकी पहचान और स्वीकृति को स्पष्ट रूप से दर्शाता है तो हस्ताक्षर कानूनी रूप से वैध है। अधिकारियों और वकील के लिए, यदि एक अधिकारी या वकील अपने विशिष्ट हस्ताक्षर का उपयोग करता है तो यह कानूनी रूप से मान्य होता है, बशर्ते वह हस्ताक्षर उस व्यक्ति की पहचान को सही तरीके से प्रमाणित करता हो। इस मामले में यह जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति अपना पूरा नाम लिखे, बल्कि उसका हस्ताक्षर उसकी पहचान को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है। तो ये इसमें सर जो मैंने आपको बताया है महत्वपूर्ण चीज, इसमें निष्कर्ष भी है सर लास्ट में, तो मैं आपको निष्कर्ष भी पढ़ के बता देता हूं कि यदि किसी व्यक्ति ने एक विशिष्ट हस्ताक्षर जैसे कि RK यादव बना रखा है और वह इसे नियमित रूप से उपयोग करता है सर,
कंटिन्यूसली मतलब लगातार एक ही रूप से उपयोग करता है। वो जो 10 जगह मैंने बताई है, संभवतः उस जगह इस व्यक्ति को दस्तखत करने की आवश्यकता पड़ी हो तो सभी जगह एक ही दस्तखत किए हुए हों, या अदालत में इसके ऊपर कोई दावा मुकदमा लग गया है और कोर्ट में जज साहब के सामने जो उपस्थित होता है, गवाह होते हैं, तो वहां भी इसी प्रकार के दस्तखत करता है। आदेश पत्रिका पे भी इसी प्रकार के दस्तखत करता है। बैंक में खाता खोलने में इसी प्रकार के दस्तखत करता है। चेक बुक जारी करता है तो चेक पे इसी प्रकार के दस्तखत करता है। कॉलेज में कोई एफिडेविट देने की आवश्यकता पड़ती है तो शपथ पत्र पे इसी प्रकार के दस्तखत करता है। वसीयत पे इसी प्रकार के दस्तखत करता है। यदि जमीन मकान प्लाट खरीदता है तो इसी प्रकार के दस्तखत करता है। बेचता है तो इस प्रकार के दस्तखत करता है। मतलब तमाम जगहों पे नामांतरण के कागज में इस प्रकार के दस्तखत करता है। कोई शादी का सर्टिफिकेट है उसमें इस प्रकार के दस्तखत करता है। यदि अस्पताल में आवश्यकता पड़ती है तो वो जो एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया जाता है इलाज से पहले, उस पर भी इसी प्रकार के दस्तखत करता है। यदि शासकीय कर्मचारी है तो उस दफ्तर में जब उपस्थित होता है तो वहां पे एक ही प्रकार के दस्तखत करता है। बैंक का खाता खोलने में, मतलब सभी जगहों पे, यदि वो गजेटेड ऑफिसर है, राजपत्रित अधिकारी हैं, तो सभी जगह एक ही प्रकार के दस्तखत करते हैं। वकील साहब है, नोटरी वकील साहब है, तो एक ही प्रकार के दस्तखत करते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है सर, नियमित रूप से एक ही प्रकार के दस्तखत करना। तो कानूनी दृष्टिकोण से हस्ताक्षर वैध है, बशर्ते वह व्यक्ति की पहचान और स्वीकृति को स्पष्ट रूप से दर्शाता हो। इस प्रकार व्यक्ति को अपने हस्ताक्षर में पूरा नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है यदि उसका हस्ताक्षर उसके लिए विशिष्ट और पहचान योग्य है। तो इस प्रकार से ये सर जो मैंने आपको जानकारी दी है, पूरी कानूनी तरीके से मुकम्मल मैंने आपको कानूनी जानकारी दी है। इसमें एक चीज और मैं बता देता हूं सर कि यदि कोई व्यक्ति जाली या फर्जी दस्तखत करता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 465 और 471 के तहत ये दंडनीय अपराध भी बताया गया है। और साक्ष्य विधि के तहत भी मैंने आपको जानकारी दे दी। नोटरी एक्ट 1952 और नोटरी नियम 1956 में भी जो धारा 8 है उसमें नोटरी वकील साहब के कार्य दिए हुए हैं। तो नोटरी वकील साहब की भी जिम्मेदारी होती है कि उसके पूरे पहचान आधार कार्ड देख लें, उसके दस्तखत को चेक कर लें कि जो उसने दस्तखत उनके सामने दस्तावेज पर किए हैं वही दस्तखत उसने उनके नोटरी रजिस्टर में भी किए हैं। उनके रसीद बुक के जो कट्टा पीछे होता है वहां भी एक ही दस्तखत किए हैं। नहीं तो कई बार चालाकी से ऐसे भी लोग करते हैं कि दस्तावेज पर अलग दस्तखत कर देते हैं, नोटरी वकील साहब के रजिस्टर में अलग दस्तखत कर देते हैं और रसीद के पीछे अलग दस्तखत कर देते हैं, फोटोकॉपी पे अलग दस्तखत कर देते हैं। और जब अदालत में उनको गवाह के लिए बुलाया जाता है तो वहां वो अलग दस्तखत कर देते हैं। तो फिर ऐसे लोगों को पकड़ने का सर एक ही रास्ता होता है कि उनके जो पुराने जो दस्तखत हैं उनकी पहचान के आधार पर ही पता लगाया जा सकता है कि इनके असली दस्तखत क्या है। और यदि वो इस प्रकार का कार्य करते हैं या किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए धोखाधड़ी के मकसद से, तो भारतीय दंड संहिता, जिसको भारतीय न्याय संहिता भी कहा गया है 2023 में, की धारा 465 और 471 के तहत ये दंडनीय अपराध है सर। इसके तहत सजा के भी प्रावधान दिए गए हैं जो मैंने ई बुक में डिटेल से आपको बताया। मैं आपको शॉर्ट में ई बुक का भी सर परिचय करा देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्क्रीन पे ये स्क्रॉल में कर रहा हूँ ई बुक, ये इसका समापन है नीचे सर। और लास्ट में मैंने जो है कि इसको प्रारंभ से ही सर मैं आपको बता देता हूँ। सर आप देख रहे हैं नोटरी और हस्ताक्षर, लघु और पूर्ण हस्ताक्षर का कानूनी महत्व, ये हमारी ई बुक है जिसका टाइटल है, और मेरे वीडियो का भी सर यही टाइटल है, नोटरी एंड सिग्नेचर्स, लीगल सिग्निफाइंस ऑफ शॉर्ट एंड फुल सिग्नेचर्स। इसमें ये बताया गया है। इसमें मैं आपको सर इसका परिचय करा देता हूँ। इसमें विषय सूची जो दी हुई है, इसमें नोटरी का परिचय जो दिया गया है, विषय सूची में नोटरी का परिचय, हस्ताक्षर का महत्व, लघु हस्ताक्षर बनाम पूर्ण हस्ताक्षर के बारे में बताया है, नोटरी दस्तावेजों में हस्ताक्षर, आधिकारिक और व्यक्तिगत दस्तावेजों में हस्ताक्षर, छठे नंबर पे हस्ताक्षर विवाद समाधान और प्रक्रिया के बारे में इसमें मैंने बताया है, सातवें पे नोटरी प्रमाणन की प्रक्रिया के बारे में और सुझाव निष्कर्ष भी है। इसमें डिस्क्लेमर भी है, उसके बाद प्रस्तावना मैंने तैयार की है। और ये जो महत्वपूर्ण नोट थी जो मैंने आपको पढ़ के बताई थी, ये मेरे वीडियो के प्रारंभ में ही मैंने सर तैयार की थी, ताकि इसमें मैंने वो महत्वपूर्ण बातें समाविष्ट कर दी थी ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हो सके। आगे भी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ इसमें कि इसमें मैंने जो नोटरी का परिचय में बताया गया है, हस्ताक्षर का महत्व, लघु हस्ताक्षर, हस्ताक्षर के बारे में सर बता दूं इसी में से पढ़ के मैं आपको शॉर्ट में। हस्ताक्षर किसी भी दस्तावेज की पहचान और प्रमाणिकता का प्रतीक होते हैं। यह दर्शाता है कि दस्तावेज को हस्ताक्षरकर्ता ने अपनी सहमति या स्वीकृति दी है। लघु हस्ताक्षर, शॉर्ट जिसको कहते हैं, सिग्नेचर हम बनाते हैं, यह हस्ताक्षर संक्षिप्त रूप होता है, जैसे केवल नाम के शुरुआती अक्षर या कोई सरल चिन्ह, नाम का शुरुआती अक्षर या कोई चिन्ह बना लिया उसने, उदाहरण आर एस या केवल अराह। उपयोग त्वरित पहचान के लिए अनौपचारिक दस्तावेजों में होता है, जैसे घर परिवार में हम कोई अपनी डायरी में कर देते हैं
या हम कोई ऐसे गवर्नमेंट दस्तावेज नहीं होते हैं तो वहाँ हम कहाँ फुल सिग्नेचर करते हैं, तो समय बचाने के लिए हम शॉर्ट में इनिशियल बना देते हैं। तो यदि वो इनिशियल भी अगर आपके नियमित रूप से सभी जगह होते चले आ रहे हैं तो वो भी सर विधिक रूप से वेद वेद सिग्नेचर ही आपके माने जाएंगे, क्योंकि वो नियमित रूप से सभी जगहों पर, वो जो जगहें मैंने आपको बताई हैं। पूर्ण हस्ताक्षर के बारे में सर इसमें ये बताया गया है मेरे द्वारा कि यह हस्ताक्षर का विस्तृत रूप होता है, जिसमें पूरा नाम या हस्ताक्षरकर्ता की पूरी पहचान शामिल होती है। उदाहरण के तौर पर राहुल शर्मा उपयोग कानूनी और औपचारिक दस्तावेजों में, बैंकिंग, वसीयत, अनुबंध और नोटरी दस्तावेजों में। हस्ताक्षर की जो कानूनी वैधता के बारे में सर इसमें मैंने बताया है कि हस्ताक्षर की कानूनी वैधता विभिन्न कानूनों और प्रावधानों के तहत निर्धारित की जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि दस्तावेज में कोई विवाद ना हो, ताकि सही दस्तावेज हो सके। जैसे कि नोटरी अधिनियम 1952 है, धारा 8 के तहत ये बताया गया है कि नोटरी वकील साहब ये हर चीज का मिलान करेंगे, प्रमाण करेंगे, और यदि कोर्ट में आवश्यकता पड़ती है तो उसकी गवाह भी देंगे। जैसे कि एक प्रैक्टिकली उदाहरण मैं आपको फिर बता देता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एक नोटरी एडवोकेट के गवाह मेरे द्वारा मेरे एक केस में कराए गए थे। एक शपथ पत्र के ऊपर था, वो 8 साल पहले उस व्यक्ति के द्वारा वो शपथ पत्र तैयार किया गया था। उसमें इकलौती संतान बताकर उसने नगर पालिका में नामांतरण करवाया था, जबकि उसकी 3 बहनें और मौजूद थी वहां पे, उनको उसने उसमें छिपाया था। तो हमने इस बात के लिए गवाह करवाए थे कि इस प्रकार से इसने गलत जानकारी दी है। उसमें नोटरी वकील साहब के द्वारा उपस्थित होके जो उनके द्वारा पहले जो सत्यापित कॉपी की गई थी उस व्यक्ति की, उसी सत्यापित कॉपी पे उन्होंने बयान दिए थे। रजिस्टर उनके द्वारा नोटरी सेल दिल्ली स्वयं जाके जमा करवा दिया गया था, इसलिए बगैर ही रजिस्टर के उनके द्वारा बयान दिए गए थे और विपक्षी अधिवक्ता के द्वारा उसकी पहचान भी की गई थी। इस उदाहरण को इस वीडियो में बताने का मेरा मुख्य मकसद ये है कि नोटरी वकील साहब ने उसमें बयान में बताया था कि ये जो शपथ करता है, इसने इस शपथ पत्र के अंदर जो बातें लिखी हैं ये मेरे समक्ष शपथ पत्र तस्दीक करवाया था, और ये जो दस्तखत हैं उसके, ये उसने मेरे समक्ष किए थे। उस पे ए से हमने डाला था और बी से भी नोटरी वकील साहब ने उनके दस्तखत पे चिन्ह लगाया था, और उसको एग्जिबिट डाला था प्रदर्श D1, और वो एविडेंस एक्ट के तहत साक्ष्य में ग्राह्य माना जाता है। तो नोटरी वकील साहब उस दस्तावेज के भीतर क्या लिखा है इसके जिम्मेदार नहीं है सर। दस्तावेज के भीतर क्या लिखा हुआ है, वो सही लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, ये जांच करने का राइट्स न्यायालय को है। न्यायालय गुण दोषों के आधार पर जांच करेगा, और यदि वो पाता है कि वो दस्तावेज झूठा है तो झूठा साबित होगा, और यदि वो पाता है कि दस्तावेज में बातें लिखी हुई सत्य हैं तो वो सत्य बातें मानी जाएंगी। जिस प्रकार से जो रजिस्ट्री करता अधिकारी हैं, सब रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार साहब, इनकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो स्वत्व के दस्तावेजों की जांच करें। वो तो जो स्वत्व के दस्तावेज लेके व्यक्ति आता है, वो प्राइमा फेसी जो पाते हैं कि हाँ ये टाइटल के प्रश्न पे इन्हीं के हैं, तो उसके आधार पे वो रजिस्टर्ड विक्रय विलेख का निष्पादन कर दिया जाता है। जैसे यदि कोई नगर पालिका का भवन प्रमाण पत्र लेके आता है, और नगर पालिका के भवन प्रमाण पत्र के अलावा प्रॉपर्टी के फोटो, उसका नक्शा, ये सभी जो दस्तावेज वो लेकर आता है, तो पैन कार्ड हुआ, तो इसके आधार पे खसरा, बीवन, नक्शा, ऋण पुस्तिका, तो इनके आधार पर रजिस्ट्री हो जाती है। उसने इन दस्तावेजों में अगर फर्जी तरीके से नाम की एंट्री करा ली है तो इस स्वत्व की जांच करने का अधिकार रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार महोदय को नहीं है। ये जांच करने का अधिकार सिविल न्यायालय को दिया गया है, और सिविल न्यायालय ही जांच करने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि ये दस्तावेज फर्जी है कि लीगल है। तो इसमें सर नोटरी नियम 1956, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो मैंने आपको अभी बताया था वो सर इसमें बताया गया है। धारा 465, 471 जो मैंने आपको बताई थी, दंड का प्रावधान है। दस्तावेजों में हस्ताक्षर का महत्व, निष्कर्ष, और इसी प्रकार से इस ई बुक के अंदर जो है कि नोटरी प्रमाणन में हस्ताक्षर की भूमिका, और मोटे मोटे तौर पे बता देता हूँ सर, वीडियो लंबा ना हो। आधिकारिक और व्यक्तिगत दस्तावेजों में हस्ताक्षर, और इसी प्रकार से ये जो है कि नोटरी प्रमाणन की प्रक्रिया और हस्ताक्षर को सुनिश्चित करना, सुझाव और निष्कर्ष इसमें बताए हैं। और आखिरी में सर ये वही 10 जो मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताए थे किन किन जगहों पर व्यक्ति हस्ताक्षर संभावित कर सकता है और वो नियमित रूप से एक जैसे ही होना चाहिए, वो लास्ट में आ गया। तो इस प्रकार से ये जो ई बुक है सर, ये मैं इसको मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक अपलोड कर दूंगा। चूंकि यदि मैं पूरी डिटेल से सर इस ई बुक में जो लिखा हुआ है डिटेल से आपको अगर मैं समझाता तो वीडियो सर काफी ही लंबा हो जाता, संभवतः 1 घंटे का वीडियो सर बन जाता। इसलिए मैंने जो शॉर्ट में जो मुख्य मुख्य बातें वो बता दी हैं, और यदि किसी व्यक्ति को आवश्यकता महसूस होती है तो इस ई बुक की लिंक में मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर दूंगा। आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधा अमेजोन की साइट पर पहुंचाएंगे।
पहुंच जाएंगे। वहां पे मेरी ई बुक आपको मिलेगी। 99 रुपीज प्राइस इसकी मेरे द्वारा रखी गई है, तो जिस किसी को भी आवश्यकता महसूस होती है वहां से इस ई बुक को खरीद सकता है। तो इस प्रकार से आज के सर जो वीडियो में मैंने लघु हस्ताक्षर और पूर्ण हस्ताक्षर के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है। एक बार और मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि नियमित रूप से जो व्यक्ति दस्तखत करता है सभी जगह कौन सी हो सकती है, तो संभावना के आधार पे वो 10 जगह, और 10 जगह में एक जगह में लगभग 4 जगह, तो लगभग 40 जगह मैंने आपको पढ़ के वीडियो के प्रारंभ में ही बता दिए कि संभवतः एक व्यक्ति को इन जगहों पर दस्तखत करने की आवश्यकता पड़ती है। तो वो सभी जगह एक ही तरीके के नियमित रूप से दस्तखत करते चला आ रहा है, तो वो दस्तखत पूर्ण रूप से वैध दस्तखत माने जाएंगे। और यदि व्यक्ति पता लग रहा है कि 40 ही जगह अलग अलग दस्तखत कर रहा है और उसका मकसद ही लोगों को फ्रॉड करना है ताकि उसके दस्तखत कोई पहचान ना सके, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 465 और 471 के तहत ये दंडनीय अपराध की श्रेणी में भी आएगा कि वो दस्तखत इस मंशा से, इस नियत से बना रहा है कि लोगों को धोखा दे सके। क्योंकि सामान्य रोटेशन में कोई भी व्यक्ति ऐसा कृत्य नहीं करता है सर, कोई भी नहीं करता है। आप खुद अपने आसपास नजर उठा के देख लें, आप पाएंगे कि हर व्यक्ति के एक सिग्नेचर बने हुए हैं। अगर वो 8वीं तक भी पढ़ा है, 5वीं तक भी पढ़ा है, तो भी उसके एक सिग्नेचर आपको सर मिलेंगे। अगर वो ग्रेजुएट है तो उसके भी एक ही सिग्नेचर मिलेंगे। आप पाएंगे कि वो कोई 40 जगह 40 तरीके के दस्तखत नहीं करेगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो नियमित रूप से दस्तखत किए जाते हैं वही पूर्ण रूप से दस्तखत वैध माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है सर कि यदि कोई दस्तावेजों में दस्तखत को लेकर कोई विवाद पैदा होता है, यदि नोटरी वकील साहब के ही किसी दस्तावेज में कोई डिस्प्यूट पैदा होता है, तो उनके उस दस्तखत से जो उनके दूसरे दस्तखत हैं उनसे मिलान किया जाएगा। अब नोटरी वकील साहब के यदि शॉर्ट में भी दस्तखत हैं और सभी जगह एक ही प्रकार के वो दस्तखत बनाते हैं, तो आसानी से वो खुद भी पहचान जाएंगे और जो दूसरी जगह वो दस्तखत उनके किए गए उससे उनका मिलान भी हो पाएगा कि हाँ ये दस्तखत नोटरी वकील साहब के दस्तखत हैं। आपने बैंक के मैनेजर साहब को भी देखा होगा, वो भी सभी जगह एक ही प्रकार के दस्तखत करते हैं, चाहे शॉर्ट में करें चाहे डिटेल में करें। आपने राजपत्रित अधिकारी को, आईएएस को आपने देखा होगा, कलेक्टर महोदय को आपने देखा होगा, तहसीलदार महोदय को देखा होगा। आप सभी दस्तावेजों पे इनको अक्सर काम प्रमाणित प्रतिलिपि पे दस्तखत करने का पड़ता है सर। भले ही वो छोटी सी लाइन बना के घुमा दें, लेकिन आप पाएंगे कि उनके सभी दस्तावेजों में वो छोटी सी लाइन ही घुमी हुई मिलेगी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक जगह उनका नाम लिख दिया, मतलब 40 दस्तावेज है तो 40 दस्तावेजों में अलग अलग दस्तखत बना दिए। ना सर, आप कभी नहीं पाएंगे ऐसा। प्रमाणित प्रतिलिपि आप जब भी लें तो आप जजेस के हस्ताक्षर देखना, सभी जजेस के हस्ताक्षर आपको एक ही जैसे मिलेंगे। हालांकि इन लोगों को दस्तखत करने का काफी काम पड़ता है और दिन में पता लगता है कि कई बार दस्तखत करना पड़ते हैं। संभवतः यदि किसी जज साहब के पास नकल के आवेदन, जैसे वकील लोगों के द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि के जो आवेदन लगाए जाते हैं, तो पता लग रहा है कि किसी जज साहब को 100 नकल हैं, तो 100 ही नकलों पर दस्तखत उनको करना पड़ रहा है। कभी 200 नकलें, कभी 500 नकलें, तो 500 दस्तावेजों पर या 300 दस्तावेजों पर उन्हें जो दस्तखत करना पड़ते हैं, तो उसमें समय काफी लगता है। यदि वो उनके पूरे सिग्नेचर बना के उनके दस्तखत बनाएंगे तो पता लग रहा है कि पूरा दिन 300 दस्तावेजों पे करने में ही निकल गया। वो ना तो दिन में गवाह ले पाएंगे, ना जजमेंट कर पाएंगे, ना कोई कार्य कर पाएंगे। ये एक जज साहब का उदाहरण मैंने बता दिया आपको। ये हर व्यक्ति के साथ भी हो सकता है कि जिस भी व्यक्ति को काफी दस्तावेजों पर सिग्नेचर करने की आवश्यकता पड़ती है, तो अक्सर वो उनके एक शॉर्ट सिग्नेचर बना लेते हैं और उस शॉर्ट सिग्नेचर का उपयोग ही सभी जगह वो करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो 100 दस्तावेजों पे 100 तरीके के दस्तखत करते हैं। तो वो जो दस्तखत होते हैं सर, वो पूर्ण रूप से वैध दस्तखत माने जाते हैं। और नोटरी वकील साहब के भी दस्तखत जो है कि वो भी एक ही तरीके के होते हैं और वो भी पूर्ण रूप से वैध माने जाते हैं। नो डिस्प्यूट, नो डाउट, शॉर्ट दस्तखत। नो डिस्प्यूट, नो डाउट, लॉन्ग दस्तखत। दोनों में एक ही चीज लागू है सर। आप लॉन्ग करते हैं तो लॉन्ग करें, शॉर्ट करते हैं तो शॉर्ट करें। क्योंकि नोटरी वकील साहब को भी दिन में कई दस्तावेजों को प्रमाणित करने की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि शपथ पत्र, वसीयत। पता लग रहा है नोटरी वकील साहब के पास दिन में 100 दस्तावेज आ गए प्रमाणित करने के लिए। अब उनको 100 जगह ही दस्तखत बनाना पड़ेंगे। 100 जगह के अलावा भी ज्यादा बनाना पड़ेंगे। वो सीलें जो अलग अलग लगती हैं उसमें 2-3 जगह उनको दस्तखत संभवतः बनाना पड़ते हैं। तो वो पता लग रहा है कि दिन में 400 दस्तखत उनको बनाना पड़ रहा है, 300 दस्तखत उनको बनाना पड़ रहा है। और तो वो फिर वो शार्ट में उनका एक सिग्नेचर तैयार कर लेते हैं कि वो सभी जगह एक ही तरीके का सिग्नेचर यूज किया जाता है। और वही सिग्नेचर सामान्यतः वो सभी जगह करते हैं, जैसा कि मैंने आपको 40 जगह बताई हैं अभी। तो इस प्रकार से जो हमारे आज के वकील साहब का जो जवाब था, श्री डी के शर्मा वकील साहब, गंगानगर राजस्थान के, काफी अच्छा उनका सवाल था।
और काफ़ी उन्होंने अच्छा सवाल पूछा है। सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है, नोटरी एडवोकेट्स के लिए भी है कि नोटरी एडवोकेट्स अलग अलग दस्तावेजों पर अलग अलग दस्तखत नहीं करें, सभी दस्तावेजों पर एक ही दस्तखत करें, नियमित रूप से एक ही दस्तखत का उपयोग करें। वैसे ये मेरे द्वारा जानकारी आपको दी जा रही है, हालांकि आप सभी बुद्धिजीवी हैं, नोटरी एडवोकेट जितने भी हैं, और सभी पढ़े लिखे लोग भी इस बात को जानते हैं कि सभी के एक ही दस्तखत होते हैं। ये तो वो फ्रॉड और अपराधी किस्म के लोग हैं जो लोगों को चकमा देने के लिए और धोखा देने के लिए मतलब इस प्रकार के दस्तखत अलग अलग तरीके से बनाते हैं। हालांकि आप सभी लोग इस बात को जानते हैं, तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो भी पसंद आया होगा। और मैं लास्ट में सर का सवाल भी देख लेता हूं, आपको बता देता हूं। जैसा कि सर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, क्या नोटरी अधिवक्ता के द्वारा किए गए लघु हस्ताक्षर वैध हैं? ये हमारे डी के शर्मा वकील साहब का सवाल है, जो उन्होंने मेरे एक वीडियो के नीचे इस सवाल को पूछा है। और वो जो मेरा वीडियो है, वो वीडियो सर मैं आपको बता दूं, टॉप 50 नोटरी मिस्टेक्स यू मस्ट अवॉइड, इसके नीचे उन्होंने इस सवाल को लिख के पूछा है। तो क्या नोटरी अधिवक्ता द्वारा किए गए लघु हस्ताक्षर वैध हैं? बिल्कुल सर वैध हैं। वो नियमित रूप से एक ही दस्तखत करते हैं वकील साहब, बिल्कुल वैध हैं सर वो। श्रीमान जी, कई बार अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी, नोटरी अधिकारी लघु हस्ताक्षर का प्रयोग करते हैं, पूर्ण हस्ताक्षर का प्रयोग नहीं करते हुए लघु हस्ताक्षर और पूर्ण हस्ताक्षर में भेद बताते हुए एक शॉर्ट में वीडियो बनाने का कष्ट करें, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है। अधिकारियों के लिए हस्ताक्षर काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो सर मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया, और आप ही के लिए नहीं, ये ऑल इंडिया के सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि मेरे जितने भी अधिवक्ता साथी हैं वो तो सभी बुद्धिजीवी हैं और वो तो इन बातों को जानते ही हैं, लेकिन फिर भी एक आम व्यक्ति के लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक शॉर्ट सिग्नेचर, लॉन्ग सिग्नेचर और वैलिड सिग्नेचर किस प्रकार से किए जाते हैं। तो उसके बारे में सर मैंने आपको कंप्लीट मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है, और उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अब आज के वीडियो में सर जो मैंने आपको जानकारी दी थी, उस जानकारी में लगभग सभी चीज़ें आ चुकी हैं। एविडेंस एक्ट भी आ गया, आईपीसी भी आ गई, नोटरी एक्ट 1952 और 1956 भी आ गया, और हमारे जो वकील साहब हैं श्री डी के शर्मा वकील साहब गंगानगर राजस्थान के, उनके कमेंट्स को मैंने पढ़ के बता भी दिया। तो इस प्रकार से उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और आपको पूरी डिटेल अगर जानकारी और भी डिटेल में चाहिए, तो मैंने जो ई बुक तैयार की है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा, उसकी लिंक आप वहां से उसको परचेज भी कर सकते हैं। तो मेरे से जहां तक सर बन सकता था, मैंने कोशिश की आपके सवाल का जवाब देने की, और उम्मीद है कि मेरे जो जवाब है इससे आपकी समस्या का, आपके मन में उठने वाले प्रश्नों का समाधान जरूर हुआ होगा। तो मेरे सर वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।